Welcome back to Science Online class. Again, see, we have started chapter number 3, that is atoms and molecules, and this is the lecture number 2. In my first lecture, I have told you some smaller introduction of the atoms, molecules, what are these, how the scientist was researching, and how they were working about the divisibility of the matter, and finally the conclusion was that atom is the smallest part of the atom is the smallest particle of the any matter. Means if we divide the matter into the smallest particle, so the smallest particle that we get, that is none other than the atom. And after that some theories were coming. According to the first theory, that was law of conservation of mass. In my last lecture, I have told you law of conservation of mass. According to that particular law, we can say that in a chemical reaction, mass can neither be created nor destroyed. मतलब क्या हुआ कि किसी भी एक केमिकल रिएक्शन के टाइम में क्या होता है कि जितने भी जो भी मास होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है, वो हमेशा संरक्षित रहता है और ज्यादा मास एक्स्ट्रा बनता भी नहीं है और ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है। वो ना तो क्रिएट किया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। वो उतना ही होता है जितना हम लेते हैं उतना ही हमको प्रोडक्ट मिलता है। इन फॉर्म ऑफ द अदर वर्ड्स, आई हैव प्रूव्ड लास्ट टाइम दैट the total number of reactants, or we can say the total mass of the reactants is always equal to the total mass of the product. जितने भी reactants होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनका जो टोटल वेट होता है, द्रव्यमान होता है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। वो टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट के ही इक्वल होता है। उसको हम लोगों ने एटॉमिक मास के टर्म्स में भी कल प्रूफ करके देख लिया था। अब उसी से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट है, पहले ये थोड़ा सा समझते हैं एंड आफ्टर दैट हम लोग सेकंड लॉ के बारे में बात करेंगे एंड दैट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, सो सी हियर दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का कोई ज्यादा, ठीक है, मतलब है नहीं। जिस हिसाब से लग रहा होगा आपको कि नहीं कुछ नई चीज सीखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया इस चीज को प्रूव करने के लिए कि जो मास होता है वो हमेशा कंजर्व्ड होता है, ठीक है, संरक्षित होता है। इसके लिए क्या किया गया, एक्चुअली इन योर बुक सम सेट्स ऑफ द कंपाउंड्स आर गिवन, ठीक है। आपके बुक में क्या किया गया होगा, मैंने जो यहाँ पे x लिखा है ना, x का मतलब कुछ डरने की जरूरत नहीं है अपने को। x एक नाम है, तो दो कॉलम है, एक x होता है और एक y होता है, तो दो कंपाउंड के सेट लिए जाते हैं, ठीक है। पहला कंपाउंड हमने सेलेक्ट किया लेड नाइट्रेट। क्या सेलेक्ट किया भैया, लेड नाइट्रेट। लेड का केमिकल सिंबल होता है Pb। आप बोलेंगे कि लेड का केमिकल सिंबल Pb क्यों होता है, तो ये भी मैं आपको अभी थोड़ी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा जब हम लोग सिंबॉलिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे। इस पूरे के पूरे चैप्टर में आपको एलिमेंट्स को ये सिंबल से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना भी सिखाया जाएगा। बहुत सारी छोटी छोटी बातें आपको सीख जाओगे आप, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा धैर्य और पेशेंस रखना है, ठीक है। अभी तो फिलहाल आप लर्न कर लीजिए डायरेक्ट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 ट्वाइस। वैसे 8th क्लास में मैंने थोड़ा बहुत इसको समझाया था, थोड़ा बहुत देख लो आप। लेड नाइट्रेट बनता इस तरीके से है कि लेड होता है Pb, है ना, थोड़ा सा समझ लो। चलो, लेड का सिंबल होता है Pb और नाइट्रेट जो होता है ना, नाइट्रेट एक प्रकार का क्या है भैया, एनायन है। नाइट्रेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं NO3 और इसके पास होता है -1। अब आप बोलेंगे इसके पास -1 चार्ज है, ऊपर मैंने पावर लगा दिया -1, वो उसका चार्ज होता है। अगर ये चार्ज निगेटिव होता है तो इसको एनायन बोलते हैं। इफ इट इज पॉजिटिव इट इज कॉल्ड केटायन, ठीक है। अब जब इस तरीके का कोई भी, इसको क्या बोलते हैं बेटा, रेडिकल, जिसके ऊपर आयन आ चुका होता है, चार्ज आ चुका होता है, वो न्यूट्रल नहीं है। ये एक न्यूट्रल एटम है। क्यों ये न्यूट्रल एटम है, क्योंकि इसके ऊपर अभी फिलहाल कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर चार्ज है, इसलिए ये रेडिकल है, ठीक है। जब इन दोनों आपस में बनेंगे कैसे, अब आप बोलेंगे कि लेड नाइट्रेट इस तरीके से बना है कि लेड और नाइट्रेट जब भी आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये लोग अपनी वैलेंसीज को शेयर करते हैं। ये जो ऊपर लिखा होता है ना, इसको बोला जाता है बेटा वैलेंसी।
ठीक है, लेड के पास होता है +2। ये +2 इस बात की जानकारी देता है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं। अभी आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा बहुत समझ लो, ठीक है। तो क्या तो हुआ ये कि लेड +2, नाइट्रेट का होता है -1, और जब ये आपस में करते हैं, ठीक है, रिएक्शन करते हैं, तो होता बस ये है कि लेड को -1 मिलता है, नाइट्रेट के पास पहुंचेगा 2। एक दूसरे के आयंस को ये शेयर कर लेते हैं, तो होता क्या है, Pb को मिलेगा -1, तो -1 को 1 ही कंसीडर किया जाता है, प्लस और माइनस से कोई लेना देना नहीं होता यहाँ पे, और NO3 के पास आ जाएगा 2। तो आप देखो ये NO3 के पास पहुंच गया 2 और Pb के पास 1 पहुंचा। 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और यही बात मैं आपको तब भी पढ़ाऊंगा जब मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से केमिकल फॉर्मूलास बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये लेड नाइट्रेट बना हुआ है। अब ये हो गया थोड़ा सा, ठीक है। आगे देखो Y, एक दूसरा जो कंपाउंड लिया गया Y, उसको लिया गया सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड भी इसी तरीके से बना है, क्योंकि सोडियम का फॉर्मूला होता है Na, क्लोरीन का फॉर्मूला होता है Cl। Na के पास होता है +1, Cl के पास होता है -1, एक दूसरे की शेयरिंग होगी, एंड देन यू मेक NaCl, सोडियम क्लोराइड। आप बोलेंगे 2 क्यों नहीं आया, तो भैया इसकी वैलेंसी होती है +1, इसके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज होती है, कमी होती है, इसको एक एक्स्ट्रा है, इसके पास 1 की कमी है, तो इन दोनों में आपस में रिएक्शन हो गया, एंड दे आर मेकिंग द NaCl, सोडियम क्लोराइड। सो ये हो गया। स्टार्टिंग में आपको काम ये करना होगा कि आपको तो थोड़ा सा रटना पड़ेगा शुरू में, है ना, कि ये ऐसा ही होता है। धीरे धीरे आपको रीजंस भी पता चलते चले जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, एक्चुअल में ये बना कैसे है, यहाँ पे 2 क्यों लिखा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अच्छा नाइट्रेट क्यों NO3 क्यों बोलते हैं, ये चीजें भी क्लियर होती चली जाएंगी, आगे आप पढ़ते चले जाओगे। तो अब देखो एक्सपेरिमेंट में करना कुछ भी नहीं था, वी हैव टू टेक वन कोनिकल फ्लास्क। हम लोगों ने एक कोनिकल फ्लास्क लिया है, यू कैन सी दिस इज द कोनिकल फ्लास्क। मैंने यहाँ लिखा कोनिकल फ्लास्क। ये जो बाहर का जो शेप दिख रहा है ना आपको, कोन के शेप का, कोन के शेप की एक क्या है, दिस इज अ काइंड ऑफ कंटेनर व्हिच इज मेड ऑफ द ग्लास, ठीक है। कोन के शेप का बना हुआ एक ग्लास का ऑब्जेक्ट है कोनिकल फ्लास्क। इसके अंदर मैंने सॉल्यूशन किसका भर रखा है, इसके अंदर जो सॉल्यूशन भर रखा है सॉल्यूशन ऑफ Y का सॉल्यूशन भरा हुआ है, जो कि है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे बात ये भी समझनी है कि अपने को बहुत सा नमक का पानी नहीं लेना है, 5% लेना है, मतलब एक क्वांटिटी फिक्स है, और जितनी भी क्वांटिटी मैं लूंगा उसको पहले मैं वेट कर लूंगा, ठीक है। वेट कर लेंगे मतलब उसको पहले से उसके वेट को अपन मेजर करके चलेंगे, नाप करके चलेंगे। अपने को मालूम होना चाहिए कि कितना NaCl लिया गया है, ठीक है। मतलब जो NaCl वाटर के अंदर अपन मिक्स करेंगे उसको अपन मेजर करके चलते हैं। तो क्या दूसरे नंबर पे अपन ये जो छोटा सा ट्यूब जैसा दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं इग्निशन ट्यूब। इसको वैसे टेस्ट ट्यूब भी बोलते हैं, आपने लेबोरेटरीज में देखा होगा, परख नली, ठीक है। इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा हुआ है वो X है, और X क्या है यहाँ पे, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का 5% लेने के बाद एक सॉल्यूशन बनाया गया, दैट सॉल्यूशन इज एक्चुअली फिल्ड अंडर द दिस इग्निशन ट्यूब, and another solution that is the sodium chloride solution, it is filled under the conical flask। यहाँ तक बात सही। एंड आफ्टर दैट अपन ने क्या किया कि विद द हेल्प ऑफ वन थ्रेड की सहायता से इस इग्निशन ट्यूब को हैंग करना है, लटकाना है, और ये थ्रेड अपने को बाहर निकाल करके बांध देना है। मतलब हम ये नहीं चाहते हैं कि दैट सॉल्यूशन ऑफ X इट इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ Y। शुरुआत में हम ये नहीं चाहते हैं कि ये दोनों सॉल्यूशन आपस में मिक्स हो। आफ्टर दैट cork, with the help of the cork we have to cover the mouth of the conical flask। कोनिकल फ्लास्क का जो माउथ है उसको पूरी तरीके से कॉर्क से कवर करके रखना है। अब आप बोलोगे क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम ये नहीं चाहते, क्योंकि देखो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिसमें हम लोग ये बात सिद्ध करने वाले हैं कि जो जितने भी रिएक्टेंट्स आपस में क्रिया करेंगे, जो रिएक्टेंट्स होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में
पार्टिसिपेट करते हैं, जिनका आपस में रिएक्शन होने वाला है, उनका वेट एक्चुअल में प्रोडक्ट के वेट के बराबर होता है और कोई एक्स्ट्रा वेट जुड़ता भी नहीं, कम भी नहीं होता। ये बात हम लोग प्रूफ करने वाले हैं और इसलिए हम लोग किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं चाहेंगे फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट। हम ये नहीं चाहते कि यहाँ पे एयर इंटर कर जाए और ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाए, इसलिए इसको बिल्कुल कवर करके रखना है। हाँ, ये भले खुला रखना है, इसको कवर नहीं करना है, इसको खुला रखना है, इसको इग्निशन ट्यूब को। अब ऐसा करना है अपने को, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या करना है, थोड़ी देर बाद इसको टिल्ट कर देना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिल्ट हियर? उल्टा। इसको आप उल्टा इस तरीके से कर दो ताकि ये जो सॉल्यूशन X है और ये जो सॉल्यूशन Y है, दोनों का आपस में क्या हो जाए बेटा? मिलन, ठीक है। मिक्सचर आपस में क्या हो जाए? मिक्स हो जाए। दोनों को आपस में मिला देंगे अपन। मिलाने के बाद होगा ये वो रिएक्शन के रूप में यहाँ पे मैंने लिखा है, आप देखना। सॉरी, अब आप देखो क्या लिखा हुआ है। ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला मैंने लिखा है, नीचे देखो लेड नाइट्रेट Pb ब्रैकेट में NO3 और बाहर लगेगा 2, दैट इज द केमिकल सिंबल ऑफ द लेड नाइट्रेट, प्लस NaCl दैट इज द केमिकल सिंबल ऑफ द सोडियम क्लोराइड, एक कंपाउंड है ये। इन दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो होता ये है भैया कि ये जो लेड होता है ना, ये सोडियम से ज्यादा, ठीक है। ये लेड जो होता है, सॉरी, ये जो सोडियम होता है ना, सोडियम, ये हाईली रिएक्टिव होता है, ये बात हम सभी को पता है। तो ये सोडियम क्लोरीन को छोड़ करके किसके साथ रिएक्ट कर लेता है? NO3 के साथ, जिसको अपन बोलते हैं नाइट्रेट, ठीक है। और ये बना लेता है अपना अपना नाइट्रेट, जिसको अपन क्या बोलेंगे? सोडियम नाइट्रेट। और बाद में Pb बच जाता है, और Pb किसके साथ रिएक्ट करता है? Cl के साथ, और वो अपना क्लोराइड बना लेता है, मींस लेड क्लोराइड। आगे देखो, लेड क्लोराइड बनता है PbCl2, और दूसरा बनता है सोडियम नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला है NaNO3। अब मैंने आपको अभी जो बताया उससे बात समझ में आ गई होगी कि ऐसा क्यों बना। देखो, लेड जो होता है ना, इसका होता है +2, क्लोरीन का होता है -1, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? PbCl को क्या मिलेगा? 2 मिल जाएगा, PbCl2। सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द लेड क्लोराइड, ठीक है। दैट आई हैव रिटन। सेम लाइक दैट सोडियम नाइट्रेट, if you talk about the sodium nitrate, so Na, that is the symbol of the sodium. What is the charge here? +1, nitrate NO3, इसके पास भी चार्ज होता है -1, और आपस में क्या होगा? when they react, so Na को मिलेगा 1, NO3 को भी मिलेगा 1, so directly they will make NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। आप बोलेंगे कि इसके पहले यहाँ पे 2 क्यों आया था? ये 2 इसलिए आया था क्योंकि लेड की वैलेंसी होती है +2, वो इसको मिला हुआ होता है। इस तरीके से केमिकल फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो ये लेड क्लोराइड और ये सोडियम नाइट्रेट, whenever I taught you, जब मैं आपको सिखा चुका हूँ कि किस तरीके से केमिकल फॉर्मूलास बनाए जाते हैं, आफ्टर दैट यू नीड नॉट टू लर्न द फॉर्मूलास। आपको ये फॉर्मूले रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस रेडिकल्स मालूम होने चाहिए, उनका चार्ज पता होना चाहिए, एंड यू कैन कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग। अब ये होता है, अब इसको थोड़ा बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बैलेंस करता हूं मैं। अब आप बोलेंगे अभी ये बैलेंस है क्या? नहीं। अभी ये बैलेंस है क्या बेटा? नहीं। कैसे? आप देखते जाओ, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखो N, ये 2 जो बाहर लगा हुआ है ना, 2, ये 2 सभी के लिए लगा हुआ है। N मतलब नाइट्रोजन के लिए भी लगा हुआ है, O मतलब ऑक्सीजन के लिए भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है 2। इस साइड राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन कितना है भैया? ओनली 1। तो ये तो हो गई नाइंसाफी। तो इस नाइट्रोजन को 2 देने के लिए मैं सामने लगाता हूं 2। सामने क्या लगाना पड़ेगा? 2। जैसे मैंने 2 सामने लिखा, अब नाइट्रोजन को मिला 2, लेकिन नाइट्रोजन को तो 2 मिला, लेकिन सोडियम को भी 2 मिल गया। सोडियम को भी 2 मिल गया। इधर आके मैंने देखा सोडियम तो 1 है, तो सोडियम को भी क्या करना पड़ेगा? 2। तो यहाँ पे मैंने सोडियम के लिए भी क्या लगा दिया बेटा? 2। यहां तक बात समझ में आ गई? देखते रहो आप। और इसके बाद अब देखते जाओ, यहाँ पे 2 लगने के बाद क्या हो गया? क्लोरीन को भी मिला 2। इधर क्लोरीन को देखो 2, सही। क्लोरीन को अपन ने बैलेंस कर लिया, सोडियम बैलेंस हो चुका है। इसके बाद नाइट्रोजन बैलेंस हो चुका है। Pb लेड यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। एंड आफ्टर दैट ऑक्सीजन को अभी तक अपन ने चेक नहीं किया। ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 था, तो इस तरीके से जब
होता है ना, तो उसको हम लोग इनटू करते हैं। तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 2 जा 6, टोटल 6 हैं। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं यहाँ पे, 6। इधर भी 6 होने चाहिए राइट हैंड साइड में। तो देखो 6 है क्या, हाँ ये 2 और इधर ये 3 है, तो यहाँ पे भी ये इनटू की सिचुएशन में है, 2 3 जा 6, मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। और इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये जो केमिकल इक्वेशन जो आपके सामने लिखा हुआ है ये टोटली बैलेंस है। और एक्सपेरिमेंट में करना कुछ भी नहीं होता है। जब भी इस एक्सपेरिमेंट को किया गया होगा, मात्रा दोनों की ली गई होगी थोड़ी थोड़ी, और बाद में जो नए प्रोडक्ट बने, क्या बना भैया, लेड क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, उसको भी वेट करके देखा गया होगा। तो जितना लेड लिया गया और जितना सोडियम क्लोराइड लिया गया और जितना लेड नाइट्रेट लिया गया होगा, उसको ग्राम्स में मेजर कर लिया गया होगा, ऐड कर लिया गया। और यहाँ पे जो नए प्रोडक्ट बने उसको भी ग्राम्स में मेजर करके ऐड कर लिया गया। और फाइनली ये बताया गया कि जितने रिएक्टेंट्स होते हैं उतना ही नया प्रोडक्ट बनता है। सो टिल हियर दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज गोइंग टू बी फिनिश्ड। राइट नाउ सी व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। अच्छा, कांस्टेंट प्रपोर्शन से क्या समझ में आ गया, कांस्टेंट मतलब होता है फिक्स, प्रपोर्शन मतलब होता है, मतलब ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी एक केमिकल कंपाउंड होता है, कंपाउंड बनता कैसे है, कंपाउंड इज मेड बाय द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड इज मेड बाय द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। एक कंपाउंड दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के आपस में रिएक्शन होने के बाद बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल भी मैं आपको बताता हूं, H2O एक कंपाउंड है वाटर, ठीक है, किनसे मिलकर के बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। तो कोई भी केमिकल कंपाउंड which is actually made by the combination of the elements, जो कि एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बनता है, it is always present in the constant proportion। दूसरे शब्दों में बोलूं, मैं बोल सकता हूं it is always present in the fixed ratio, उसका रेशियो हमेशा फिक्स होता है। किस चीज का रेशियो होता है, वो उसके एटॉमिक, किसका रेशियो होता है, एटॉमिक वेट का रेशियो होता है, मतलब उसी रेशियो में ही वो आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसको एग्जाम्पल से अगर समझाना चाहूं, सो मैं कैसे समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल लुक हियर, पहले लिखते हैं, ये रूल ये है कि अ केमिकल कंपाउंड, जो मैंने बोला वही लिख रहा हूं, विच इज एक्चुअली व्हाट द थिंग्स दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द बुक, वो हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो, अपन बुक से हट के चल रहे हैं, विच इज मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, अ केमिकल कंपाउंड विच इज मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। यहां तक तो बात समझ में आ गई, ठीक है। एक कंपाउंड जो कि एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है इज ऑलवेज found, it is always found in the fixed ratio, it is always find in the fixed ratio, ये हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में ही मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं जिससे आपको समझ में आए, वाटर, ठीक है, it is made by the hydrogen and oxygen, water is made by the hydrogen and oxygen, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। तो अब मैं आपको बोलूं कि इसका जो एटॉमिक, अब देखो इसको एटॉमिक मास भी मेरे को बताना होगा। कल मैंने आपको जैसे अभी बताया था, अभी आप थोड़ा सा रट के चलो, बहुत जल्दी ही आपको ये चीजें पता चल जाएगी कि एटॉमिक मास कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो हाइड्रोजन का होता कितना है, एटॉमिक मास 1, कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 2 हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 2, तो इसको 2 से इंटू कर देंगे, ठीक है। सेम लाइक दैट ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है भैया 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है 16,
अब ये बात भी मैं आपको थोड़ा सा अभी बता देता हूं कि एटॉमिक मास निकालते कैसे हैं। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे देखेंगे, एक्चुअल में जो एटम्स होते हैं ना उसका स्ट्रक्चर होता है ये, दिस इज द एटम, दिस इज द एटम। एटम के अंदर दो चीजें होती हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि पहले तो वैज्ञानिक लोगों को यही पता नहीं था कि एटम नाम की भी कोई चीज होती है। रिसर्च करने के बाद पता चला कि जो मैटर होता है वो एक बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जिसको उन्होंने बोल दिया एटम। बाद में और ज्यादा खोज हुई, जांच पड़ताल हुई, ठीक है, रिसर्चर्स लोग और पीछे लगे, उनको पता चला एटम के अंदर भी कोई चीज होती है। एटम को स्मॉलेस्ट पार्टिकल मानने की भूल मत करिए, उसके बाद भी कोई स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं, थ्री थिंग्स हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है न्यूट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन। तो एटम के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जिनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं N फॉर न्यूट्रॉन, P फॉर प्रोटॉन। प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स कहा जाता है। प्रोटॉन के पास हमेशा पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। न्यूट्रॉन के पास न्यूट्रल होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन और एक एटम के अंदर इसका एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, सेंट्रल पॉइंट होता है, वहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है, इक्वल होती है। जितना प्रोटॉन होता है उतना ही न्यूट्रॉन होता है। मान लो प्रोटॉन है 2 तो न्यूट्रॉन भी कितने होंगे? 2। इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज इन द मोशन। इलेक्ट्रॉन ही वो चीज होते हैं जो हमेशा फिक्स नहीं होते हैं, एंड दे आर ऑलवेज टेकिंग द सर्कल्स। वो लगातार घूमते रहते हैं कहां? इन द सर्कमफेरेंस ऑफ द एटम। एटम के सर्कमफेरेंस में घूमते रहते हैं और ये बाहर होते हैं। और ये कैसे पाए जाते हैं? देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ सेल्स। ये सारी चीजें आपको हायर क्लास में पढ़ते चले जाओगे, हो सकता है इसमें हो। तो एटॉमिक नंबर भी आपने अभी तक नहीं पढ़ा है ना। सो एटॉमिक नंबर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पहले वाला जो सेल होता है उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, उसके बाद 2 के बाद कितने फिल किए जाते हैं? 8 फिल किए जाते हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की व्यवस्था होती है, 1 2 3 4 5, और ये डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कार्बन का ड्रॉ करना हो तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। अब 6 होते हैं, ठीक है। अब 6 इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए, और जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं ना, तो केवल इलेक्ट्रॉन, देखो इसको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल गए। अब इसके पास बचा कितना? 2। उसके बाद केवल 4 ही बचे, तो बाहर वाले में कितने रहेंगे? ओनली 4। तो इस तरीके से 4 आएंगे, ठीक है। तो अभी ये मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको, बट अभी हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या को जब जोड़ दिया जाता है तो बनता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब होता है बेटा N+P, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब होता यह है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। प्रोटॉन की संख्या ही किसको बताती है? एटॉमिक नंबर को। प्रोटॉन की संख्या ही किसको बताती है? एटॉमिक नंबर को। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो प्रोटॉन भी 1 होगा, न्यूट्रॉन भी 1 होगा। राइट नाउ सी, तो इस तरीके से हाइड्रोजन का 1 होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो 1 into 2। अब मैं आपको यहाँ पे ले आता हूँ। ऑक्सीजन के पास क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 8 प्रोटॉन भी होते हैं और 8 न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो दोनों को जोड़ने के बाद 8 और 8 कितना हुआ? 16। इसलिए मैंने यहाँ पे डबल लिखा हुआ है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, बट हियर आई हैव टू राइट डाउन 16। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाता हूं तो मिलेगा 2:16। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने किस रेशियो में आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन किया हुआ है? 2:16। लेकिन रेशियो के केस में क्या होता है? अगर इसको हम लोग थोड़ा सा घटा सकते हैं और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो किया करते हैं, ठीक है। अगर आप इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1:8, क्योंकि दोनों को मैं 2 की टेबल से घटा सकता हूं। 2 1 2, 2 8 16। लुक हियर चिल्ड्रन, मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूं। अभी मैंने ये चिंता ही नहीं करी है कि आउट ऑफ टॉपिक जा रहे हैं कि कहां जा रहे हैं। Why? Because my purpose is to spread the knowledge amongst you. ये अपने को क्या मिलता है? 1:8, और ये 1:8 ही वो रेशियो है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इन शॉर्ट
व्हाट आई कैन से कि व्हेनेवर द वाटर, इसको आप सीधी सी भाषा में, सिंपल सी भाषा में ये समझो कि पानी आप कहीं से भी ले आओ, विदेश से ले आओ पानी का सैंपल, या नदी से ले आओ, समुद्र से ले आओ, कहीं से भी ले आओ, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वो केवल दो एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है, और उनके बीच में जो रेशियो पाया जाएगा वो रेशियो हमेशा होगा 1:8। ये बात समझ में आ गई। इन शॉर्ट मैं आपको इसको और अच्छे से समझाता हूं। अगर मैंने ले लिया 9 ग्राम ऑफ वाटर, कितना ले लिया, 9 ग्राम ऑफ वाटर। अगर मैंने 9 ग्राम पानी लिया है, तो अगर मैं पूछता हूं इसमें हाइड्रोजन कितना ग्राम है, ऑक्सीजन कितना ग्राम है, तो आपको बोलना चाहिए हाइड्रोजन है सर 1 ग्राम और ऑक्सीजन होगा 8 ग्राम, क्योंकि दोनों को जोड़ोगे तो टोटल कितना मिलेगा, 9 ग्राम। समझ में आ गई होगी बात। एक और दूसरा एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ पाए। लुक हियर, अच्छे से समझना। अगर मैं बोलता हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस बार मैंने हाइड्रोजन ले लिया। मैं बोलता हूं अगर हाइड्रोजन 3 ग्राम है, कोई भी पानी का सैंपल है, पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। पानी का कोई भी सैंपल है, उसकी मात्रा कितनी है उसको छोड़ दो। मैं बोलता हूं अगर हाइड्रोजन को 3 ग्राम मानूंगा तो ऑक्सीजन कितना ग्राम होना चाहिए, बताओ। तो ये थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है, आपको ये लॉजिक लगाना चाहिए बेटा कि 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कितना ग्राम चाहिए, हाइड्रोजन 8 ग्राम। अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की मात्रा अगर 1 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितना होता है, 8 ग्राम। अगर ये 2 ग्राम होगा तो ये कितना होगा, डबल 16 ग्राम। और अगर ये 3 ग्राम होगा तो उसके हिसाब से इस रेशियो में भी 3 का इंटू कर दो, 8 में 3 का इंटू करो तो 24 ग्राम। मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी, 24 ग्राम। तो यहाँ पे मैं थोड़ा फिनिश करता हूँ। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द डाल्टन थ्योरीज। डाल्टन ने किस तरीके की बातें बताई, डाल्टन ने किस, और अच्छा डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी होती है ना वो हमेशा फेमस है। समटाइम्स इन द कंपटीशन एग्जाम एक बेसिक सा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, और इसीलिए मैं बार बार आपको फोर्स करता हूं कि आप साइंटिस्ट के नेम को बहुत अच्छे तरीके से लर्न करें, क्योंकि क्वेश्चन साइंटिस्ट के नेम पे होते हैं कि परमाणु जो एटॉमिक थ्योरी है इट इज गिवन बाय विच पर्टिकुलर साइंटिस्ट। किसने दिया था उसको, जे डाल्टन ने दिया था। और उसकी एटॉमिक थ्योरी में कौन कौन सी बातें सामने आई, दैट वी हैव टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।